तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 7.1 से। सेक्शन 9 और सेक्शन 7 हम लोग ने पढ़ा था। सेक्शन 7 जो है वो आपका सप्लाई के बारे में बात करता था। अभी तक हम लोग मैं आपको यहाँ पे आप देखो, बस शांति से मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगा ताकि आपको वो देख के ही सब समझ में आना चाहिए कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करें, आपको सब कुछ समझेगा। बस एक बार के लिए आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि मैं पूरा जीएसटी आपका एक ही चार्ट में कैसे फिल कर दूंगा। सी जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 9 था, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। लेवी कलेक्शन पर्सन लायबल टू टैक्स। अगर आपने मेरा सेक्शन 9 ध्यान से देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा ये एक एक वर्ड मैंने कहां से उठाया है। ये जो कलेक्शन है ये टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में होगा, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में होगा। तो रजिस्ट्रेशन जब होगा तो इसके नीचे वो आ जाएगा समरी, टाइम ऑफ सप्लाई इसके नीचे समरी आ जाएगा। चार्ज वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई रेट चैप्टर नंबर 3। चार्ज किसके ऊपर है? सप्लाई के ऊपर। दो तरह, ठीक है सर। चार्ज किसके ऊपर है? सप्लाई के ऊपर। सप्लाई दो तरीके की हो सकती है, या तो इंटरेस्ट रेट होगी या इंटरेस्ट रेट होगी। इंटरेस्ट रेट होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, इंटरेस्ट रेट होगी तो आईजीएसटी। सेक्शन 7 फिर स्टार्ट किया। यहाँ तक हम लोग कर रहे थे। 7.1 में 4 पॉइंट थे। जनरली सप्लाई कब माना जाएगा? 4 पॉइंट अगर होंगे तो सप्लाई माना जाएगा। बेस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या है पता है? मेड और अपडेट टू बी मेड, कंसिडरेशन। और चौथा पॉइंट बिजनेस। 7.1 भी क्या बोलता था? अगर आप सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हो, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, पर ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, भले ही पर्सनल पर्पस के लिए। जनरल सप्लाई कब माना जाता है? जब वो आपके बिजनेस के लिए होना चाहिए। पर यहाँ पे आप समझो मैं अपना घर बना रहा हूँ, घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट का सर्विस लिया। कहाँ से लिया? फॉरेन से लिया, इंपोर्ट किया सर्विस का। वहां पे जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आईजीएसटी लगेगा। लॉजिक पता है, बताया था कि गवर्नमेंट बोलता है अगर आप इंडिया से सर्विस लेते तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ता था, तो फॉरेन से लोगे तो भी आपको पे करना पड़ेगा। 7.1 से कंसिडरेशन नहीं है, पर सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? RIP²। आर यानी आपका होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये मैंने मेमोरी कैसे बना दिया, रेस्ट इन पीस होता है ना RIP। आई यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अभी वापस रिवाइज कर लेंगे। पी यानी आपका है प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन। और नेक्स्ट पी आपका आ जाएगा, क्या पता है नेक्स्ट पी में क्या आएगा? नेक्स्ट पी में आएगा जो अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसिडरेशन। भले ही कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कंसिडरेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी ये चार चीजें जो है ये आपका सप्लाई मानी जाएगी। ऐसा शेड्यूल 1 में लिख दिया है, मतलब कंसिडरेशन भले ही नहीं दिया। वो 4 पॉइंट थे पता है, पहला बेस्ट एलडीआर, दूसरा कौन सा था याद करो?
मेड और एग्रीड टू बी मेड। थर्ड पॉइंट क्या था, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ कंसिडरेशन। चौथा था इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो भले ही कंसिडरेशन नहीं है फिर भी आपका क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। ठीक है, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, अच्छे से सीखेंगे। सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक। थर्ड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। तो चौथा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। एक बार के लिए 4 टाइटल पढ़ो 10 सेकंड के लिए, फिर मैं आगे बढ़ते हैं अपन। मैं एक एक करके पॉइंट आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ, यहीं पे याद हो जाएंगे। ठीक। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड। यहाँ पे देखो 2-3 वर्ड है। सबसे पहला वर्ड है परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है सीखेंगे। किसका हो रहा है, बिजनेस एसेट का हो रहा है। बिजनेस एसेट जो वर्ड है ये आपके जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं है, पर बिजनेस एसेट का सिंपल से इतना मतलब समझो कि जो एसेट आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम आ रहा है वो आपका बिजनेस एसेट है। वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपने अगर अवेल कर लिया है तो उसकी बात हो रही है, तो वो आपका क्या सप्लाई मान लिया जाएगा। क्या है सर, बताता हूँ। 2-3 पॉइंट यहाँ पे पढ़े थे। सबसे पहले क्या होना चाहिए पता है, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। बिजनेस एसेट का होना चाहिए जहां पे आईटीसी आपने ले लिया है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं आपको, पूरा अच्छे से क्लीन कंसेप्ट समझ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ये टैक्स सेंटर है। ठीक, मैंने अपने लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए एक कैमरा लिया। मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लिया। मैंने 1 साल 1 लाख रुपए ये कैमरा का प्राइस था। 18,000 उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया। ये मेरा इनवर्ड सप्लाई है, तो ये जो 18,000 है ये मैं क्या कर दूंगा, आईटीसी क्लेम कर दूंगा। अभी क्या होता है, 1 साल तक मैंने ये कैमरा यूज किया, मैं खुश हूँ, मैं अपना बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा खासा बढ़ गया। अभी मेरा भाई आता है कहीं से घूम घूम के या कहीं से भी हॉस्टल वगैरह में पढ़ के आता है, उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। वो क्या बोलता है, ये जो आपका कैमरा है ना, ये वैसे भी लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए इतना काम का नहीं है, बट फोटोग्राफ खींचने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा करो, आपका तो टैक्स सेंटर बहुत चल रहा है, आप जो है ये कैमरा जो है ये मुझे दे दो, और आप इसकी जगह ये 40-50 हजार का कैमरा है वो ले लो, और इससे आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। तो मैं, ठीक है भाई, मेरा भाई है, तो मैंने क्या किया, अपना वो एसेट था, बिजनेस एसेट था मेरे लिए, क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए यूज ले रहा था, वो मेरा क्या था, बिजनेस एसेट। मैंने क्या किया, उसका परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। मतलब मैं अभी वो भाई से वापस लेने वाला नहीं हूँ, कभी भी लेने वाला नहीं हूँ। और उसके ऊपर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, बिल्कुल लिया था। तो ये जो कैमरा है, ये क्या किया, ये मेरा भाई है, इसको मैंने क्या कर दिया, दे दिया। अभी आप बोलोगे कि ये तो सप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन नहीं है। 4 चीजें होनी चाहिए थी तो सप्लाई होती थी, चारों साथ में होनी चाहिए तो सप्लाई होगी। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे सप्लाई नहीं है। तो जीएसटी ऑफिसर एक दिन उठ के आया और वो बोलता है कि भाई आपने 18,000 का आईटीसी लिया। मैंने बोला ठीक है भाई, लिया है, सही बात है। तो क्या करो कि वो बोला कि 18,000 लिया है, तो किस बेसिस पे लिया है। मैंने अपना इनवॉइस दिखाया कि ये मेरा कैमरा का इनवॉइस है, ये इनवॉइस के ऊपर मैंने आईटीसी लिया है, भाई क्या गलत है। तो उसने बोला कि इनवॉइस तो ठीक है, वो कैमरा किधर है। मैं बोला कैमरे का क्या काम है। वो बोला बिल्कुल काम है, कि गवर्नमेंट तुमको आईटीसी क्यों दे रही है, पता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट इसलिए दे रही है कि तुम बिजनेस एसेट यूज करो, और बिजनेस एसेट यूज करने की वजह से क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा तो तुम ज्यादा सेल करोगे, तुम ज्यादा सेल करोगे तो तुम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करोगे। करेक्ट। तो हम भी इसीलिए तुमको क्रेडिट दे रहे थे, ताकि तुम बाद में हमें बेनिफिट दो। तो पर तुमने तो यहाँ पे क्या किया, अपना एसेट ही बेचा नहीं, मतलब बेसिकली ट्रांसफर कर दिया ऐसे फ्री में। तो उसके ऊपर ये आईटीसी जो तुमने अवेल किया था, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और इसको आप बेसिकली सप्लाई माना जाएगा।
माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, क्या माना जाएगा, आगे देखेंगे। पर अभी के लिए इतना समझो कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ये आपका अगर आप करते हो और आपने आईटीसी अवेल किया है तो आपका ये सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा एज पर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का पैरा 1 बोलता है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई सप्लाई अंडर दिस पैरा फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस एसेट का ट्रांसफर कर रहे हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, उसके ऊपर आपने आईटीसी लिया रहना चाहिए। देयर मस्ट बी परमानेंट डिस्पोजल या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, और दूसरा आईटीसी मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। तो अगर आईटीसी आपने लिया है तो आपको क्या कर रहेगा, आपका सप्लाई माना जाएगा। अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है तो आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। सिंपल सी चीज है। तो एग्जांपल दिया है कि महेंद्र गिवन ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड इन अ बिजनेस। मेरा कोई पहले मैंने वो लैपटॉप लिए हुए थे अपने बिजनेस के लिए, जिसके ऊपर मैंने आईटीसी लिया था समझो, और उसको मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड को फ्री में दे दिया। तो ये क्या होगा, ये सप्लाई माना जाएगा। और आईटीसी इस पे अवेल अगर किया है तो सप्लाई माना जाएगा, आईटीसी नहीं अवेल किया तो नहीं सप्लाई माना जाएगा। फिर सेकंड है डीलर ऑफ कैमरा। एक कोई कैमरा का डीलर है जिसने क्या किया, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया है अपनी मोटर व्हीकल। अपनी मोटर व्हीकल कार थी जिसको परमानेंटली मैंने ट्रांसफर कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट आईटीसी पर। वो मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी ब्लॉक है, मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्योंकि मेन क्या पॉइंट है कि आईटीसी मिलना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट अपना पढ़ लो, सिंपल सी चीज है। दो कंडीशन है, आपको बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो और उसके ऊपर आपने आईटीसी लिया हुआ है। पढ़ लो फटाफट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। सेकेंड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड है, सबसे पहले सप्लाई हो रहा है। सप्लाई का मतलब क्या होता है, वो चार चीजें होती है। यहाँ पे भी एक चीज आपको ध्यान रखने की, यहाँ पे भले ही कंसिडरेशन नहीं होगा तो क्या मान लिया जाएगा, तो भी ये मान लिया जाएगा कि आपका क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या है, ये जो कलरफुल डेफिनेशन दिया हुआ है ये रिलेटेड पर्सन का एक एक याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ लेना। एक दो पॉइंट है जो मैं बताऊंगा वो आपको याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 डील करेगा, नीचे मैं ये इसके बारे में बताऊंगा क्या होगा। पर किसमें होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, पर बिजनेस में होना चाहिए। आप बिजनेस के लिए कोई रिलेटेड पर्सन, अगर मेरा भाई मेरे को कोई चीज दे रहा है, कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर बिजनेस में कोई रिलेटेड पर्सन है, वो सप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। भले ही कंसिडरेशन नहीं है, पर बिजनेस होना चाहिए, ये जरूरी है। तो रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। ये इसका मतलब क्या हुआ, समझो समझो समझो, कहाँ गया मेरा पेन। सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर पर्सन। टैक्स सेंटर है महेंद्र बोहरा एंड कंपनी। यहाँ पे कौन है, मैं हूँ। डायरेक्टर कुछ भी बना दो पोजीशन, यहाँ पे भी कौन हूँ, मैं हूँ।
तो ये दोनों क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। क्योंकि जो ऑफिसर है वो डायरेक्टर है, वो सब क्या है, कॉमन है दोनों बिजनेस के, तो ये क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, तो ये रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। सेकंड, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसके कोई पार्टनर्स है, मतलब कोई समझो महिंद्रा बोरा एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एक मैं पार्टनर हूँ, एक मेरी वाइफ पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर है, करेक्ट, तो वो दोनों क्या मान लिए जाएंगे, सिंपल सी बात है, रिलेटेड मान लिए जाएंगे। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉयर है और कोई एम्प्लॉय है तो वो क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे जीएसटी में, कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट, अ थर्ड पर्सन, कोई भी तीसरा आदमी जो कंट्रोल करता है या ओन करता है या होल्ड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब क्या कोई एक ऐसा आदमी जो कोई कंपनी में कंट्रोलिंग पावर है या कुछ ओन करता है, मतलब उसके पास कोई चीज है या होल्ड करता है, क्या करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, 25% से ज्यादा कंट्रोल करता है वोटिंग पावर, ओन करता है शेयर या स्टॉक, या होल्ड करता है शेयर या स्टॉक या दोनों, तो क्या हो जाएगा, आपका मान लिया जाएगा वो रिलेटेड पर्सन। समझाता हूँ एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल लो, मैं महेंद्र हूँ, मैं यहाँ पे भी 25% से ज्यादा होल्ड करता हूँ, यहाँ पे भी 25% से ज्यादा होल्ड करता हूँ, क्या, वोटिंग पावर या फिर स्टॉक या शेयर, तो ये टैक्स सेंटर और महेंद्र बोरा एंड कंपनी क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कुछ भी सप्लाई करता हूँ विदाउट कंसिडरेशन, तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, जीएसटी में आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये 25% जो क्राइटेरिया है ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई एमसीक्यू वगैरह आता है तो उसमें कंफ्यूज किया जा सकता है कि कोई 20%, 22% ऐसा कुछ डाल 30%, तो आपको 25% ये याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है जो दो लोगों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अदर, मतलब कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब क्या है, समझो उसको कैपिटल दे दिया तो उसको कंट्रोल करता है, उसकी मीटिंग में कंट्रोल करता है, या फिर उसके शेयर्स होल्ड किए हुए, उसकी वोटिंग पावर, कोई भी तरीके से अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है दूसरे आदमी को, तो वो क्या हो जाएंगे, रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, अ थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है डायरेक्टली, यहाँ पे तो क्या एक ही एक दूसरे को कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, महिंद्रा टैक्स सेंटर को और महिंद्रा बोरा एंड कंपनी को कर रहा है। थर्ड पर्सन कोई है जो दो लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन सब माने जाएंगे। फिर सच पर्सन टुगेदर, मिलके कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अनदर पर्सन। यहाँ पे समझो टैक्स सेंटर और महिंद्रा बोरा एंड कंपनी को, रिलायंस को उठा लेते हैं और उसको मिलके एक दूसरे दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं, तो वो भी क्या मान लिए जाएंगे, सब रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। और रिलेटेड पर्सन मानने का जरूरत क्या है पता है, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, उससे क्या होगा कि अगर सप्लाई करते हैं तो क्या विदाउट कंसिडरेशन भी करते हैं तो सप्लाई माना जाएगा, बस इतना ही यहाँ पे मकसद है। फिर नेक्स्ट क्या है, सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, अगर एक ही परिवार के मेंबर वगैरह भी है तो भी क्या मान लिया जाएगा, बेसिकली सब वही माना जाएगा। रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, मैं, मेरे पापा, मेरी वाइफ वगैरह जो भी है ये रिलेटेड माने जाएंगे। और अगर हम लोग बिजनेस के अंदर विदाउट कंसिडरेशन कोई, और लास्ट पॉइंट है, वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक किसी का एजेंट वगैरह कोई होगा तो वो भी क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। तो क्या क्या देखें, सबसे पहले कोई एक पर्सन है जो ऑफिसर या डायरेक्टर है किसी दूसरे बिजनेस का, तो फिर वो क्या माना जाएगा, रिलेटेड। या फिर अगर कोई पार्टनर्स रिलेटेड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड, ये एक 25% वाला क्राइटेरिया याद रखना है कि कोई एक आदमी है जो दो लोगों में 25% या उससे ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, या फिर वन ऑफ देम कंट्रोल, एक कोई दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, या थर्ड पर्सन दो लोगों को कंट्रोल कर रहा है, या कोई पर्सन मिलके दो लोग मिलके एक तीसरे आदमी को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर सच पर्सन आर मेंबर ऑफ फैमिली, अगर कोई फैमिली मेंबर्स है तो वो सब रिलेटेड माने जाएंगे। या फिर वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर, बेसिकली कोई एजेंट वगैरह है तो वो भी रिलेटेड माना जाएगा। पर एजेंट जो होना चाहिए वो सोल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये एजेंट को भी दे दिया, ये एजेंट को भी दे दिया, एक ही एजेंट होना चाहिए, तो सब क्या माने जाएंगे, रिलेटेड माने जाएंगे। ठीक है, अभी 16th और 17th बेसिकली मॉड्यूल के एग्जांपल है, जो क्या बोलते हैं कि मिस प्रिया होल्ड 30% ऑफ शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। मिस प्रिया है वो क्या कर रही है, एबीसी लिमिटेड में 35% शेयर होल्ड कर रही है, मतलब 25% से ज्यादा वोटिंग पावर है, बिल्कुल है, तो वो क्या हो जाएंगे, एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड वो क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। मिस प्रिया है जो एबीसी में 30% कर रही है, XYZ में 35 कर रही है, तो दोनों में 25-25 कर रही है, तो दोनों XYZ और एबीसी क्या हो जाएंगे, बेसिकली रिलेटेड हो जाएंगे। फिर है Q Limited has deciding role in corporate policy, operational management and quality control of R Limited। Q Limited करके कंपनी है,
जिसका आर लिमिटेड में कुछ अलग अलग टाइप से कंट्रोल है, वो कंट्रोल कर सकता है। तो क्यू लिमिटेड और आर लिमिटेड कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। तो आप ऐसा काम कीजिए कि फटाफट फटाफट इतना पार्ट रीड कर दो, बस 25% याद रखना, अभी तक आपको याद हो भी गया रहेगा, फिर भी 25 याद रखना है, बाकी सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा ये लोग रिलेटेड है। एक बार के लिए फटाफट फटाफट देख लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम लोग ने ये सेकंड पॉइंट देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा था, सप्लाई बिटवीन किसके अंदर, या तो रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बिटवीन सप्लाई होगा। वो भी बिजनेस के लिए सप्लाई होगा तो क्या माना जाएगा, तो आपका ये माना जाएगा बेसिकली सप्लाई। ट्रांजेक्शन कोई होगा तो सप्लाई माना जाएगा। तो रिलेटेड पर्सन का मतलब तो देख लिया, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सब रिलेटेड हो जाएंगे। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है बेसिकली? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है? डीम का मतलब क्या होता है, आप समझते हो कि डीम का मतलब होता है मान लेना। भले ही वो एक्चुअल में नहीं है, पर हम उसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब वो एक्चुअली डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, वो अलग पर्सन नहीं है, पर हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ये मान लेंगे कि वो क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेक्शन डील करते हैं इसके रिलेटेड, 25(4) और 25(5). 25 सेक्शन 25 सबसेक्शन या क्लॉज जो भी बोलो 4, और 25 सबसेक्शन या क्लॉज जो भी बोलो 5। तो 25(4) किसके बारे में बात करता है, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बात करता है, जो क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अ पर्सन who has obtained or required to obtain more than one registration। कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसने या तो ले लिया है एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, या वो लाइबल है टू ऑब्टेन एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। सर, एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैसे? मतलब समझो, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई मेरा काम चल रहा है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, और साथ साथ में मेरा राजस्थान में भी बिजनेस, यहाँ पे भी मैं एलिजिबल हूँ। और जितना भी रजिस्ट्रेशन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक लिमिट देखेंगे, इससे ज्यादा लिमिट है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसमें भी मैं एलिजिबल हूँ, यहाँ पे भी मैं एलिजिबल हूँ, तो क्या होगा, मेरे को दोनों जगह पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दो पर्सन कैसे हुए, एक तो महाराष्ट्र का पर्सन, एक राजस्थान का पर्सन, है सेम ही आदमी, पर उनकी दो जगह पे जो ब्रांच है वो दोनों क्या मान ली जाएगी, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। देखते हैं क्या लिखा है, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, या तो उसने ले लिया है या उसको लेना है रजिस्ट्रेशन, एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या तो एक ही स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अंदर ही एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, या महाराष्ट्र या राजस्थान या कहीं पे भी, महाराष्ट्र चंडीगढ़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन, मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या तो एक ही स्टेट के अंदर अंदर या एक से ज्यादा स्टेट के अंदर अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेना है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन, हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए ये क्या मान लिया जाएगा, ट्रीटेड एज डीम डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट। ये कानून जीएसटी के लिए ये सब क्या मान लिया जाएगा, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। एक नोट क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट पर्सन इज रजिस्ट्रेशन वाइज एंड नॉट स्टेट वाइज। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेट अलग है तो जरूरी है डिस्टिंक्ट पर्सन, रजिस्ट्रेशन वाइज होना चाहिए। क्या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अलग स्टेट में तो बेसिकली माना जाएगा डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। पर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग ने स्टार्टिंग में ऊपर देखा था कि ये किसके ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इज इट ओके? तो यहाँ पे क्या पढ़ा हम लोग ने, कोई एक ऐसा आदमी जिसने एक ही स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, या एक से ज्यादा स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेके रखे, तो वो जो दो ब्रांच है वो क्या मानी जाएगी, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब मान ली जाएगी कि वो अलग अलग पर्सन है। तो अगर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को कोई सप्लाई करती है विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा, बट कंडीशन ये है कि वो बिजनेस के अंदर होना चाहिए। नीचे एग्जांपल दिया है, फैक्ट्री, वेयरहाउस एंड डेपो आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर वो क्या होने चाहिए, अगर उनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। फिर 25(5) क्या बात करता है, अ पर्सन एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट, मतलब अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, पर्सन जिसने ले लिया है या उसको लेना है रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जिसका
कि वो स्टेट में तो एस्टेब्लिशमेंट और यूनियन टेरिटरी, वो जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पर उसका दूसरा भी जो स्टेट है उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट या यूनियन टेरिटरी है, तो वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या मान ली जाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन मान ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो a person who has obtained or required to obtain registration in state or union territory in respect of establishment has an establishment in another state or union territory। मतलब अगर मेरा यहाँ पे, अगर ये स्टेट में मैं जहाँ बैठा हूँ, अगर यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं लाइबल हो रहा हूँ, तो वहां पे भी मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन सच एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो दूसरे स्टेट वाली एस्टेब्लिशमेंट है वो भी क्या मान ली जाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन मान ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। सिंपल सी चीजें आगे देखेंगे, ये पूरा रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जस्ट शेड्यूल 1 में दिया हुआ है तो उसका हिंट था, तो वो सेक्शन मैंने यहाँ पे एज इट इज रख लिया है और बाद में हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो 25(4) और 25(5) एक बार के लिए रीड कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स इसके रिलेटेड दिए हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक सेकेंड। तो एग्जाम्पल है, महिंद्रा सीए हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई। मेरा एक मुंबई में, चलो समझो, रजिस्टर्ड ऑफिस है और मैंने रजिस्ट्रेशन राजस्थान में भी लेके रखा है मेरी नई ब्रांच के लिए। तो जो यहाँ पे महिंद्रा है वो दोनों अलग अलग आदमी माना जाएगा फॉर द राजस्थान पर्पस एंड फॉर द मुंबई पर्पस, महाराष्ट्र पर्पस। तो क्या होगा, अगर मैं महाराष्ट्र से राजस्थान कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करता हूँ मेरे ही दूसरी ब्रांच को, तो उसमें क्या जीएसटी आएगा, बिल्कुल आएगा, बट प्रोवाइडेड वो बिजनेस के लिए होना चाहिए तो आएगा। सेकंड पॉइंट, आर लिमिटेड ओन्स अ एसी रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक कोई आर लिमिटेड है जिसका कोई एक एसी रेस्टोरेंट है। इट हैज ओपन लिकर शॉप इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में उसने क्या किया, लिकर शॉप ओपन किया। पर अगर आपको पता रहेगा तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आता, तो जीएसटी उसके ऊपर लग ही नहीं सकता फॉर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सिंस सप्लाई ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। आर लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लिकर शॉप। तो वो लिकर शॉप के लिए उसको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की ही जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीएसटी तो वैसे भी लगने वाला ही नहीं है। सो इन दिस केस रेस्टोरेंट एंड लिकर शॉप आर ट्रीटेड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन दो अनरजिस्टर्ड, भले ही वो अनरजिस्टर्ड है। ये एग्जांपल इसका है। क्या अगर आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में है, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट दूसरे स्टेट में है, तो वो क्या मान ली जाएगी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान ली जाएगी। एंड सप्लाई फ्रॉम महाराष्ट्र टू उत्तराखंड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, इवन विदाउट कंसिडरेशन विल क्वालिफाई एज सप्लाई। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप एक बार के लिए देखना है तो देख लो, नहीं तो पीडीएफ मिलेगा उसमें से एक बार देख लेना। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक बार के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। ये सब आपके स्टडी मटेरियल से उठाया हुआ है, हर एक कंटेंट टाइप किया हुआ है, एक एक कंटेंट थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, जो अननेसेसरी डबल ट्रिपल बार लिखी हुई चीजें निकाल दी है। बाकी पूरा आपका मॉड्यूल का अच्छे से कंटेंट लिया है। एग्जाम्पल भी सब उसके हैं, नाम थोड़े चेंज किए हैं क्योंकि वो बड़े बड़े नाम थे तो क्या एग्जाम्पल बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए छोटे छोटे कर दिए हैं। बाकी सब सेम टू सेम आपका मॉड्यूल लिया है, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट स्टॉक ट्रांसफर, वो ही सेकंड पॉइंट चल रहा है अभी तक। फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज नॉट बीन टेकन। सेकंड पॉइंट है स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन कोई ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई मान लिया जाएगा। तो उसमें हम लोग ने पहले रिलेटेड पर्सन का मतलब देखा, फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब देखा। अभी हम लोग देखने वाले हैं स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर जो होगा वो क्वालिफाई करेगा क्या सप्लाई के लिए। मतलब क्या है, समझो मेरा एक ब्रांच है, कहाँ पे है, देख सकते
ये एग्जांपल जरा ध्यान से देखो कि महाराष्ट्र में मेरा हेड ऑफिस है, गुजरात में मेरा ब्रांच है। मेरे ब्रांच में कुछ सामान की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई है, तो मैं क्या, मेरी ही हेड ऑफिस है, तो मैं क्या करूंगा, वो हेड ऑफिस से सामान उधर एक्स्ट्रा पड़ा है तो क्या करूंगा, ब्रांच में ट्रांसफर कर दूंगा। तो क्या ये तो भाई बहुत कॉमन चीज है ना भाई, हर हेड ऑफिस अपने ब्रांच को सामान तो ट्रांसफर करेगी। तो इस चीज पे क्या जीएसटी लगेगा क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ के लिए भी। इट्स जनरल प्रैक्टिस दैट वन ब्रांच सप्लाई देयर गुड्स टू सेकंड ब्रांच। जनरली क्या करते हैं, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को सप्लाई करती है विदाउट कंसिडरेशन, पैसा नहीं चार्ज करते। सिमिलरली गुड्स आर ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब समझो ना भाई, सिंपल सी बात है, मेरी ही एक दो यूनिट है, एक यूनिट को सामान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये यूनिट को बोलूंगा कि भाई वहां पे भिजवा दे, और उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली वो मेरा ही यूनिट है। अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर दीज ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो ट्रीटेड एज सप्लाई, ये भी क्या माने जाएंगे, सप्लाई माने जाएंगे, और इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। इफ ट्रांसफर इज डिफरेंट लोकेशन में हो रहा है, मतलब दो अलग अलग जीएसटी नंबर लिए हुए हैं, स्टेट वाइज जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। महाराष्ट्र का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, गुजरात का अलग रहेगा, राजस्थान का अलग रहेगा। पैन बेस रहता है पर स्टेट के हिसाब से अलग अलग रजिस्ट्रेशन रहता है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर या तो डिस्टिंक्ट पर्सन के एस्टेब्लिशमेंट है या डिफरेंट लोकेशन पे एंटरप्राइज है सेम नाम के, तो क्या मान लिया जाएगा, वो आपका सप्लाई मान लिया जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। एग्जांपल, आर लिमिटेड ट्रांसफर्ड 100 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री इन गोवा टू रिटेल शॉप इन दिल्ली। मतलब उसकी फैक्ट्री कहाँ पे है, गोवा में है, वहां से उसने 100 शर्ट लिए हैं और अपने दिल्ली की रिटेल शॉप, मतलब उसका ही दूसरा यूनिट दिल्ली में है, उसमें ट्रांसफर कर दिया है। और बोथ यूनिट आर रजिस्टर्ड, दोनों जो यूनिट है वो रजिस्टर्ड है, वेयर दे आर लोकेटेड, मतलब दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग लेके बैठे हैं और गोवा का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग लेके बैठे हैं। ऑल्दो कंसिडरेशन इज not charged, it constitute as supply, मतलब although no consideration is charged, it constitute as supply, मतलब कोई भी तरीके का consideration नहीं चार्ज हुआ है फिर भी इसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। however transfer between two unit of legal entity under single registration will not considered as supply। सिंपल सी चीज है ना भाई, यहाँ पे अगर मैं महाराष्ट्र में ही मेरी दो शॉप है, दोनों सेम रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर है, तो अगर मैं वहां से ट्रांसफर करता हूँ दूसरे शॉप पे या फैक्ट्री से दूसरे शॉप पे, तो उसमें आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। जीएसटी का लायबिलिटी कब आएगा, जब नंबर अलग अलग है, जब जीएसटी नंबर अगर अलग अलग लिए हुए हैं तो ही आपका जीएसटी का लायबिलिटी आएगा। एक बार के लिए इतना पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली सिचुएशन पे। ठीक है,
नेक्स्ट फिर बात करते हैं, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई कुछ देता है तो वो क्या होता है। बेसिकली आगे हम लोग शेड्यूल 3 पढ़ेंगे। शेड्यूल 3 जो है वो नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है, ऐसी कुछ चीजें वहां पे 8 पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें सीए इंटर वालों को सिर्फ 6 पॉइंट एप्लीकेबल है। वो जो 8 पॉइंट है वो केस में ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, मतलब कुछ नहीं माना जाएगा, जीएसटी बेसिकली लगेगा ही नहीं। तो वहां पे सिंपल सी चीज बोली हुई कि कोई एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉय को कोई सर्विस देता है, अगर कोई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो अपने मालिक को कोई सर्विस देता है, तो वो बेसिकली नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में है और वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो कोई सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। ठीक है, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। पर अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक साल में 50,000 रुपए तक कोई गिफ्ट देता है तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, पर उससे ज्यादा देता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बट वो प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के बाहर दिया रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ते हैं एज पर शेड्यूल 3 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो क्या मान लिया जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस ना सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई तरीके का सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। पर गिफ्ट ऑफ ₹50,000 इन वैल्यू इन फाइनेंशियल, मतलब एक साल में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपया तक गिफ्ट देता है तो वो ट्रीटेड नहीं होगा, नॉट ट्रीटेड सप्लाई। हाउएवर गिफ्ट ऑफ ₹50,000 प्लस, मतलब 50,000 से ज्यादा गिफ्ट होगा विदाउट कंसिडरेशन आर सप्लाई व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब एम्प्लॉयमेंट में नहीं बिजनेस में दे तो क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई मान लिया जाएगा। मीनिंग ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट का मीनिंग यहाँ पे जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं है। जो नॉर्मल लाइफ में गिफ्ट का मतलब होता है कि वो विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, वॉलेंटरी इन नेचर होना चाहिए, मतलब खुद से अपन गिफ्ट दे रहे हैं और ओकेजनली गिफ्ट दे रहे हैं तो वो गिफ्ट माना जाएगा। और नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्विसेज, कुछ तरीके के सर्विसेज सच एज अ क्लब का मेंबरशिप हो गया, जिम का मेंबरशिप हो गया, और फिर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऐसे सब सर्विसेज देता है जैसे हाउसिंग फैसिलिटी रहने को दे दिया, तो ये सब के ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगेगा, विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। जैसे जिम का सर्विस, योगा क्लास वगैरह करवाते हैं एमएनसी वाले, तो उसके ऊपर भी आपका बेसिकली जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग ने जो पढ़ा है यहाँ पे चार्ज, देखो सबसे पहला शेड्यूल 1 में क्या पढ़ा था, परमानेंट डिस्पोजल, वो तो बहुत नॉर्मल था। जो सेकंड वाला था इसमें 4 चीजें पढ़ी हैं। चार चीजें पढ़ी है। सबसे पहले रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा था, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसमें समझ लेना एक बार, वो एक 25% वाला क्राइटेरिया समझ लेना और वो सब ट्रांजेक्शन समझ लेना कि कैसे कैसे रिलेटेड बनेगा। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर होता है तो वो सिंपल से आपको ये लॉजिक रखना है कि सामने वाले का जीएसटी नंबर और आपका जीएसटी नंबर अलग अलग है तो आपको अलग अलग बेसिकली लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करोगे तो भी जीएसटी लगेगा। और चौथा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वाला ट्रांजैक्शन देखा, जनरली एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक जो भी जाता है वो नेगेटिव लिस्ट में कवर है, उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता। पर गिफ्ट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में नहीं दे रहे, फिर भी एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को एक साल में 50,000 रुपए तक अगर कोई गिफ्ट देता है, परक्विजिट देता है तो चल जाएगा भाई, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। पर उससे ज्यादा फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दे रहे हो तो वो क्या लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और बस इतना ही पॉइंट था। तो यहाँ पे एक मैंने चार्ट बना के दे दिया है, जो आप देखोगे तो अगर गिफ्ट दिया जा रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में कुछ भी पैसा वगैरह दिया जा रहा है तो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर जो भी जाता है वो आपका किस में कवर होता है, नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा, नो सप्लाई पैरा 1 शेड्यूल 3, जो कि हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। पर अगर जो आपका परक्विजिट या गिफ्ट है, पी और जी मतलब क्या, परक्विजिट और गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स या सर्विसेज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में नहीं दे रहा, तो अगर 50,000 रुपए तक है तो कोई सप्लाई नहीं रहेगा, 50,000 के ऊपर क्या रहेगा, सप्लाई रहेगा। और एक चीज और मैं बताना भूल गया था कि अगर कोई मेंबरशिप
आपका जिम का मेंबरशिप या फिर कोई अलग तरीके का मेंबरशिप दिया जा रहा है, जैसे आपको हाउसिंग फैसिलिटी दिया जा रहा है, क्लब का मेंबरशिप दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन नहीं लिया तो वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एक बार इतना पढ़ लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। 2 पढ़ लिया, परमानेंट डिस्पोजल, रिलेटेड पर्सन। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल से एजेंट और एजेंट से प्रिंसिपल कोई सप्लाई होता है तो। और चौथा पॉइंट आपका जो हम लोग ने पढ़ लिया था ऑलरेडी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, फिर एक बार रिवाइज कर देंगे। ठीक है। नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है कि टैक्स सेंटर ऑन दिवाली डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट हैम्पर थ्रू इट्स एम्प्लॉय वर्थ ₹1,40,000। दिवाली के दिन टैक्स सेंटर ने अपने एम्प्लॉय को 1,42,000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या ये सप्लाई माना जाएगा? वुड योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ गिफ्ट्स अमाउंट ₹42,000। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर 50,000 से ऊपर है तो ये क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। दूसरे केस में 50,000 से कम है, 42,000 है, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। एज पर प्रोविजो टू पैरा 2 शेड्यूल 1, if gifts exceeding rupees 50,000 in value in the financial year given by employer to employee, then it would be treated as supply and liable to GST. So in given case, gift value is rupees 1,40,000 जो कि 50,000 से ज्यादा है तो GST लगेगा. But if value of gift is 42,000, then it would not be treated as supply and no GST is payable. सिंपल सी बात है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि प्रिंसिपल से एजेंट या एजेंट से प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन फॉर बिजनेस कोई चीज जाती है तो सप्लाई मानी जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो सबसे पहला जो पार्टी है यहाँ पे सबसे पहला लेफ्ट साइड में वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या करेगा, अब प्रिंसिपल मतलब जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है या जिसका गुड्स है उसने कोई अपना एक एजेंट रखा हुआ है, वो एजेंट को क्या करता है, गुड्स सप्लाई करता है। ठीक है, एजेंट क्या करता है आगे जाके वो का सप्लाई किसको करता है, कस्टमर को करता है। प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, एजेंट आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहा है। तो एजेंट जो कस्टमर को सप्लाई कर रहा है बेसिकली वो तो सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, वहां पे सेलिंग हो रहा है। पर अगर अगर जो प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो तो अपना सामान एक आदमी को दे रहा है कि भाई तू आगे बेच, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन का बात है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 10 सेकंड सोचो कि जो प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई चीज सप्लाई कर रहा है उसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी आप बोलोगे लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, इनवॉइस का क्राइटेरिया। क्या है इनवॉइस? यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जो जीएसटी है वो इनवॉइस के बेसिस पे लगेगा। मतलब अगर जो एजेंट है, ये एजेंट है, ये जो कस्टमर को सेल कर रहा है, कोई भी चीज सेल कर रहा है, तो वो जो इनवॉइस दे रहा है वो इनवॉइस किसके नाम पे दे रहा है। अगर वो अपने खुद के नाम पे दे रहा है तो जीएसटी लगेगा ये वाले ट्रांजैक्शन में भी। ये मान लिया जाएगा कि ये जो है ये अलग आदमी है, ये अपने नाम पे इनवॉइस दे रहा है, मतलब ये इसका अपना सेल काउंट, इसका अपना सेल काउंट होगा। पर अगर प्रिंसिपल के नाम का ही इनवॉइस दे रहा है, मतलब क्या है, ये सिर्फ सोल एजेंट है, इसका भाई कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एजेंट है, ये ले रहा है और आगे सेम चीज बेच रहा है, तो वो केस में जीएसटी नहीं लगेगा। क्या इंपॉर्टेंट क्या है, इनवॉइस इंपॉर्टेंट है। एजेंट अगर अपने खुद के नाम का इनवॉइस दे रहा है, अपने खुद के नाम का, मतलब उसमें क्या वो उसका खुद का सेल काउंट होगा। अगर वो खुद के नाम का इनवॉइस दे रहा है तो क्या होगा, उसके केस पे जीएसटी लगेगा। प्रिंसिपल से एजेंट सप्लाई हो रहा है उसमें भी लगेगा। अगर वो अपने नाम का इनवॉइस नहीं दे रहा तो वो केस में बेसिकली जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, एजेंट के नाम का इनवॉइस है तो जीएसटी लगेगा, अगर प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस है तो जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल चीज है, ये मॉड्यूल में जैसे लिखा था वैसे का वैसा लिखा हुआ है। अगर मॉड्यूल देखोगे तो थोड़ा शायद कम समझे, पर अभी जो बताया वो इतना समझ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, सिर्फ गुड्स का सप्लाई। यहाँ पे सर्विसेज के सप्लाई की बात नहीं की, वो वैसे भी नहीं हो सकता। एजेंट को कैसे आप पहले सर्विस दोगे फिर एजेंट आगे सर्विस देगा, ये पॉसिबल नहीं है। सर्विस तो डायरेक्ट मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होगा कि मैं पहले अपना सर्विस किसी और आदमी को दूंगा, वो फिर आपको आके सिखाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। गुड्स के केस में ही पॉसिबल है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है या एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो ये केस में क्या होगा, कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो भी जीएसटी लगेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बता दिया, इनवॉइस किसके नाम का जा रहा है, बस ये देखना है। अगर एजेंट के नाम का इनवॉइस जा रहा है तो ही सप्लाई माना जाएगा, अगर प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस आ रहा है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, P2A मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन, where agent undertakes to supply such goods on behalf of principal considered as supply, तो उसको क्या सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पैरा 3, ये जो पैरा 3 है उसका एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा, तो डिसाइडिंग फैक्टर इज व्हेन द इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई, जो बाद में सप्लाई होने वाला है उसका इनवॉइस of supply of goods on behalf of principal is being issued by agent or not, इनवॉइस इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके 3 सिचुएशन दी है कि पहले where invoice for further supply is issued by agent in his name, अगर एजेंट ने अपने खुद के नाम का इनवॉइस दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजेंट वुड फॉल विद इन फोल्ड ऑफ शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 में वो आ जाएगा पैरा 3 में और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। पहला क्या उसने बोला कि एजेंट ने अपने नाम का इनवॉइस दिया, फिर क्या है, वेयर इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज इश्यूड बाय एजेंट इन प्रिंसिपल्स ने। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ है कि प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस दिया, मतलब एजेंट क्या है सिर्फ सामान ले रहा है आगे बेच रहा है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो ये केस में वुड नॉट फॉल विद इन फोल्ड ऑफ शेड्यूल 1 और कंसिडरेशन नहीं है, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, वेयर गुड्स आर प्रोक्योर्ड बाय एजेंट, अगर गुड्स क्या कर रहा है, एजेंट परचेज कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के बिहाफ पे कहीं थर्ड पार्टी से वो क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है। ठीक है,
एंड इनवॉइस एज एजेंट, और वो अपना इनवॉइस दे रहा है, तो वो केस में भी सिंपल सी बात है कि शेड्यूल 1 में आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनवॉइस पे किसका नाम है। अगर एजेंट का नाम है तो शेड्यूल 1 में आएगा, अगर एजेंट का नाम नहीं है तो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। एक बार के लिए मैं फटाफट ये सब रीड करके आपको बता दूंगा, आप भी एक बार पढ़ लेना, फिर भाई वही रेलेवेंस है, आपको इतना समझ गया ना कि भाई किसके नाम का इनवॉइस होना चाहिए, फिर आपको आता है। ए अपॉइंट्स बी टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम मार्केट। ए प्रिंसिपल है जो क्या करता है, बी को अपॉइंट करता है, बी एजेंट है, क्या बोला है कि भाई तू मार्केट से कुछ सामान खरीद के ला। बी आस्क सप्लायर, बी मतलब कौन, एजेंट, एजेंट सप्लायर को बोलता है टू सेंड गुड्स एंड इश्यू इनवॉइस डायरेक्टली ऑफ ए। ए मतलब कौन है, आपका प्रिंसिपल, वो क्या बोलता है कि बस सीधा का सीधा प्रिंसिपल के नाम के ही बिल बना दे। तो सो इन दिस सिनेरियो बी जो है वो सिर्फ एजेंट का काम कर रहा है और कोई सप्लाई में उसका कोई भी रोल नहीं है। तो सो बी इज नॉट एन एजेंट इन टर्म ऑफ पैरा 3 शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सेकंड पॉइंट, नो बैंक, यस बैंक होता है ना वैसा नो बैंक। नो बैंक अपॉइंट्स एम, एम कौन है, एक ऑक्शनियर है, मतलब जो ऑक्शन कराते हैं ना, वो आईपीएल का ऑक्शन कराते हैं, या वो एक तारक मेहता का एपिसोड आया था ना जिसमें वो मेहता साहब ऑक्शन करा रहे थे, वो वाला। नो बैंक ने एक ऑक्शनियर को अपॉइंट किया है, किसके लिए, ऑक्शन कराने के लिए अपॉइंट किया है। सर्टेन गुड्स, कोई गुड्स बेचने हैं जिसके लिए ऑक्शन कराना है। एम क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है ऑक्शन को और आइडेंटिफाई कर रहा है पोटेंशियल बिडर को कि भाई कौन खरीद सकता है। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड, किसी ने जिसने भी हाईएस्ट बिड किया वो एक्सेप्ट कर लिया है, एंड गुड्स जो है वो बिक गए हैं नो बैंक के नाम पे। तो अगर नो बैंक के नाम पे गुड्स बिके, मतलब जो इनवॉइस में अगर नो बैंक का नाम है तो कोई जरूरत ही नहीं, फिर जीएसटी आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। सो इन दिस सिनेरियो एम इज ओनली प्रोवाइडिंग ऑक्शन सर्विसेज, यहाँ पे वो सिर्फ ऑक्शन सर्विस दे रहा है, विच प्लेज नो रोल इन सप्लाई, यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है सप्लाई में। और सो यहाँ पे क्या होगा, पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से वो जीएसटी में नहीं आएगा। थर्ड एग्जाम्पल, राम एन आर्किटेक्ट अपॉइंट श्याम टू ऑक्शन हिज पेंटिंग। यहाँ पे वहां पे नो बैंक ने एम को अपॉइंट किया था ऑक्शन के लिए, यहाँ पे राम ने श्याम को अपॉइंट किया है पेंटिंग का ऑक्शन कराने के लिए। वो मजनू भाई वाली पेंटिंग थी ना, वैसे ही कुछ पेंटिंग राम ने बनाया रहेगा, इसके लिए उसने श्याम को अपॉइंट किया है कि भाई तू क्या कर, ऑक्शन करा। द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ पेंटिंग इज इश्यूड बाय श्याम, इनवॉइस किसने इश्यू किया है, एजेंट ने इश्यू किया है ऑन बिहाफ ऑफ राम बट इन हिज ओन नेम। यहाँ पे उसने क्या, खुद के नाम पे इनवॉइस इश्यू किया है, बिहाफ किसके, राम के बिहाफ पे। एंड पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू सक्सेसफुल बिडर। इन दिस सिनेरियो श्याम इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग ऑक्शन सर्विसेज, वो सिर्फ ऑक्शन सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा, बट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ राम टू बिडर एंड हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर टाइटल, उसके पास टाइटल ट्रांसफर करने का अथॉरिटी है। और इसी हिसाब से ये क्या पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा, तो जीएसटी लग जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट, अ कमीशन एजेंट टेक्स पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल एंड इश्यूज द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। कोई कमीशन एजेंट है जो अपना कमीशन चार्ज करता है और उसके लिए प्रिंसिपल्स के साथ काम करता है, वो क्या कर रहा है, उसने इश्यू किया है इनवॉइस इन हिज ओन नेम। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि एजेंट किसके नाम पे। ये अभी रिपीट हो रहा है तो आगे भी एग्जांपल इसी टाइप के हैं, आपको एक बार रीड करना है और आगे देखना है। तो आप ये काम करो कि इतना ये पढ़ लो, फिर एग्जांपल सब पढ़ लो, 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, ये पढ़ लो, फिर एग्जांपल्स पढ़ लो, और फिर क्या करते हैं, फिर लास्ट पार्ट, ये इसमें एक और पार्ट है कि डेल ट्रेडर एजेंट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद लास्ट में चले जाते हैं जो आपका क्या बात करेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, सिर्फ रिवाइज कर लेंगे। पॉज करके पढ़ लो एक बार। एग्जाम पॉज करके पढ़ लो, अभी एग्जांपल्स पढ़ लो एक बार।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डायल क्रेडिट। डायल क्रेडिट है जो भी प्रोनाउंस करते हैं, मैं तो ऐसे ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। कमीशन जो एजेंट होते हैं, पहले समझो कि डीसीए क्या होता है, डायल क्रेडिट कमीशन एजेंट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल कमीशन एजेंट कैसे होते हैं कि आपने क्या किया, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, आपने क्या किया, एजेंट को बोला कि इतना चीज मेरे को बेचना है, तो वो क्या करेगा, कस्टमर ढूंढेगा, कस्टमर आपको ला के देगा। अभी आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर को आपने सामान भले ही उधार उधार में बेचा, अभी आपको पैसा रिकवर करना आपकी जिम्मेदारी है। पर जो डीसीए होता है, डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन एजेंट होता है, वो क्या करेगा, वो आपको गारंटी देगा कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का सामान बिकवाया है, अगर मैंने 1 लाख रुपए का सामान बिकवाया, तो मैं क्या करूंगा, आपको वो 1 लाख रुपए जो है वो पूरा का पूरा रिकवर करके दूंगा। ये मेरी गारंटी है, भले ही उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो कैसे कर सकता है, देखो 2-3 रास्ते हैं। या तो वो बायर के पास अभी समझो पैसे नहीं है, तो बायर को क्या दे देगा, लोन दे देगा कि भाई ये लोन ले, पैसा पहले पकड़, अभी ये क्या कर दे, कस्टमर को दे दे। ठीक है, कस्टमर को होता सप्लायर को दे दे। ठीक है। दूसरा क्या करेगा, वो सबसे पहले एडवांस में ही पैसा आपको सप्लायर को दे देगा, अभी वो रिकवर करेगा किससे, आपका बायर से रिकवर करते बैठेगा। तो जो डीसीए है, ये आपने मतलब समझ लिया, तो क्या वो नॉर्मल एक ऐसा एजेंट है, कमीशन एजेंट है, जो पैसा गारंटी करता है कि सप्लायर को कि मैं दे दूंगा। ठीक है, ये इसका इन डिटेल जो आप मतलब समझ लो। सीए इंटर वालों का तो मॉड्यूल है, सीएमए वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीएस वालों के लिए ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, मॉड्यूल में इतना जिक्र इतना इन डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है भाई पढ़ लेना। डीसीए इज सेलिंग एजेंट हु इज एंगेज्ड बाय प्रिंसिपल टू असिस्ट इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पोटेंशियल बायर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है भाई, तो वो नॉर्मल सब एजेंट का वही काम है, बट दैट फैक्टर दैट डिफरेंशिएट डीसीए फ्रॉम नॉर्मल एजेंट, जो ऐसा फैक्टर जो डीसीए, जो डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन एजेंट है, उसको नॉर्मल एजेंट से अलग करता है, इज दैट डीसीए गारंटी, ये गारंटी करता है दैट द पेमेंट टू सप्लायर, भले ही कस्टमर पैसा ना दे या दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये पैसा क्या करेगा, सप्लायर को देगा। इफ बायर फेल्स टू मेक पेमेंट, डीसीए मेक पेमेंट थ्रू द प्रिंसिपल। अगर बायर के पास पैसा नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या करेगा, डीसीए पैसा देगा प्रिंसिपल को। इन ऑर्डर टू गारंटी पेमेंट, DCA can resort to various methods including extending short-term transaction-based loan to buyer। क्या करेगा, बायर को पैसा दे देगा, पहले लोन दे देगा, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट बिल्कुल लेगा, और वो क्या बोलेगा कि अभी तो ये दे दे, मैं तेरे से रिकवर कर लूंगा। या फिर डायरेक्टली वो पैसा सप्लायर को दे देगा और रिकवर करेगा अमाउंट विद इंटरेस्ट फ्रॉम बायर। ठीक है, इतना समझा। डीसीए मतलब क्या, वो ऐसा एजेंट जो सप्लायर को गारंटी देगा कि मैं पैसा दूंगा, वो अपनी जेब से दे देगा। इसलिए वो क्या होता है, डीसीए में जनरली कमीशन भी हाई होता है, ये लोग ज्यादा कमीशन चार्ज करते हैं, बिकॉज ये गारंटी दे रहे, सिंपल सी बात है। और दो तरीके हैं, या तो वो क्या करेगा, बायर को पहले लोन दे देगा, शॉर्ट टर्म लोन, और शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट भी लेगा, और वो लोन क्या करेगा, वो बायर सप्लायर को दे देगा। दूसरा रास्ता क्या है, वो सप्लायर को पैसा दे देगा पहले ही, अभी वो बायर से धीरे धीरे रिकवर करेगा विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी उसके ऊपर चार्ज करेगा। तो यहाँ पे इतना मीनिंग समझा, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 क्लैरिफिकेशन है, 3 इश्यू थे, उसके रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्या है, वेदर डीसीए फॉल्स अंडर एम्बिट ऑफ एजेंट अंडर शेड्यूल 1। तो क्या ये शेड्यूल 1 में जो हम लोग ने एजेंट का मतलब देखा, इसमें डीसीए आएगा क्या? सिंपल सा थंब रूल क्या था उसमें, अगर एजेंट अपने नाम का इनवॉइस देता है तो वो क्या माना जाएगा, शेड्यूल 1 में आएगा। अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस देता है तो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है, इट विल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग सिनेरियो। इफ इनवॉइस इज इश्यूड बाय सप्लायर, अगर सप्लायर इनवॉइस इश्यू करता है इधर बाय हिमसेल्फ और डीसीए, तो वो एजेंट नहीं माना जाएगा। अगर इनवॉइस इश्यू होता है डीसीए, अगर वो अपने खुद के नाम पे, डायल क्रेडिट एजेंट अपने खुद के नाम पे इनवॉइस इश्यू करता है, तो वो क्या माना जाएगा, एजेंट माना जाएगा एज पर शेड्यूल 1। इज इट ओके? पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इफ डीसीए इज नॉट एन एजेंट। सबसे पहले ये मान लो कि डीसीए जो है वो एजेंट नहीं है, ठीक है, वो शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं है। मतलब कौन इनवॉइस इश्यू कर रहा है, इनवॉइस प्रिंसिपल इश्यू कर रहा है। देन शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडेड बाय डीसीए टू बायर, जो वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा बायर को, जो बायर क्या करेगा, सप्लायर को दे देगा, फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज is included in the value of supply by supplier। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो समझो, वैल्यू ऑफ सप्लायर क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई सप्लाइड बाय सप्लायर क्या रहेगा। क्या बोल रहे सर, ये जिंगल विंगल क्यों बना रहे, बता दो। एग्जांपल देखते हैं। ये सप्लायर है,
कस्टमर के पास पैसा नहीं था तो डीसीए ने क्या किया, ये जो है वो कुछ पैसा कस्टमर को इसने शॉर्ट टर्म लोन दे दिया, जो ये बाद में रिकवर करेगा। बिल किसके नाम पे इश्यू हो रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे इश्यू हो रहा है। प्रिंसिपल के नाम पे, प्रिंसिपल का वैल्यू है ₹1 लाख, खुद सप्लाई किया। तो अभी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है, ये जो कस्टमर से डीसीए पैसा लेगा विद इंटरेस्ट, तो वो जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है, मनी कभी जीएसटी में नहीं आता बट इंटरेस्ट जीएसटी में आता है, तो वो जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐड होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सप्लायर ने 1 लाख रुपए का सप्लाई किया डीसीए को, डीसीए ने आगे कस्टमर को दे दिया, बिल किसके नाम पे बना है, सप्लायर के नाम पे बना है। तो जो पैसा रिकवर करने के लिए कस्टमर के पास पैसा नहीं है, तो डीसीए ने 1 लाख रुपए का लोन दे दिया है कस्टमर को कि भाई तू आगे जाके सप्लायर को दे दे। तो अभी जो डीसीए बाद में वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लायर में आएगा क्या, जो सप्लायर इनवॉइस देगा 1 लाख, उसमें वो ऐड होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपका कॉमन सेंस इसका आंसर है कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं क्या बोलता है। देखो, इन सच सिनेरियो फॉलोइंग एक्टिविटी आर टेकिंग प्लेस, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है सप्लायर से लेके रिसिपिएंट तक, सप्लायर प्रिंसिपल क्या कर रहा है, रिसिपिएंट को गुड्स दे रहा है। सेकंड हो रहा है सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस फ्रॉम डीसीए टू सप्लायर और रिसिपिएंट, जो डेल क्रेडिट एजेंट है वो क्या कर रहा है, दूसरा एक्टिविटी में सप्लायर को भी अपनी सर्विस दे रहा है या रिसिपिएंट को भी अपनी सर्विस दे रहा है। अगर लोन दे रहा है तो भाई सर्विस ही एक तरीके की। और थर्ड क्या है, सप्लाई ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विस बाय डीसीए टू रिसिपिएंट। सेकंड में एजेंसी सर्विस, थर्ड में क्या है, वो लोन देने वाला सर्विस भी दे रहा है। तो ये 3 सर्विसेज या गुड्स का सप्लाई ये ट्रांजैक्शन में हो रहा है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो रेड पॉइंट लिखा है वो ये याद रखने की जरूरत है, सिंस डीसीए इज नॉट एजेंट एज पर शेड्यूल 1। यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस इश्यू हो रहा है, तो वो शेड्यूल 1 में नहीं है। तो यहाँ पे वो शेड्यूल 1 में नहीं है। सर्विसेज गिवन बाय डीसीए टू रिसिपिएंट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। यहाँ पे जो डीसीए जो एजेंट है वो रिसिपिएंट को सर्विस दे रहा है, वो क्या है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है। यहाँ पे एजेंट वो नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद के नाम पे इनवॉइस देता तो बात कुछ और होती। यहाँ पे इनवॉइस तो प्रिंसिपल के नाम पे जाता है एंड इट्स इंडिपेंडेंट इन नेचर, देयरफॉर इंटरेस्ट वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे ये इंटरेस्ट जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। इज इट ओके? नेक्स्ट, फिर थर्ड पार्ट क्या बोलता है, इफ डीसीए इज एजेंट एज पर शेड्यूल 1। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि जो डीसीए है वो एजेंट है एज पर शेड्यूल 1, मतलब वो क्या हो रहा है, इनवॉइस अपने नाम पे इश्यू कर रहा है बेसिकली, ठीक है। एंड मेक्स पेमेंट टू द प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ बायर, प्रिंसिपल को उसने पहले पेमेंट दे दिया है बिहाफ ऑफ बायर एंड चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट किससे, बायर से, अलॉन्ग विद वैल्यू ऑफ गुड्स। तो ये केस में क्या ये इंटरेस्ट जो है वो पार्ट होगा आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का, सप्लायर के। यहाँ पे और वहां पे फर्क क्या था पता है, वहां पे एक ही सिंपल सी चीज का फर्क था कि वहां पे जो एजेंट था वो शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट नहीं था, मतलब वो क्या कर रहा था, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस दे रहा था। यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे एजेंट खुद के नाम का इनवॉइस दे रहा है। तो ये केस में जो इंटरेस्ट है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये ब्लैक वाला ध्यान मत दो, सिर्फ एक बार रीड कर लेना, रेड वाला इंपॉर्टेंट है। Since DCA is agent as per Schedule 1, Schedule 1 के हिसाब से वो एजेंट है। क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय DCA टू बायर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट सप्लाई, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है क्योंकि वो एजेंट किसके नाम पे बिल दे रहा है, अपने नाम पे दे रहा है। किससे सप्लाई कर रहा है, प्रिंसिपल से सप्लाई आ रहा है। सो एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट वुड नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट सप्लाई, इट्स मेड बाय DCA टू रेसिपिएंट। ये एक अलग सप्लाई नहीं है, ये एक ही वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक ही सप्लाई है, तो वही वैल्यू में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ये 15(2)D वगैरह क्या है, ये वैल्यूएशन का सेक्शन है, सेक्शन 15 जब करेंगे एक चार्ट में मैं खत्म करवा दूंगा, टेंशन मत लो, आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे डीसीए का जो क्लैरिफिकेशन है उसके बारे में बात कर देते हैं। आप रीड कर लो, बात तो कर ली है बेसिकली। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक पहले नॉर्मल बात बोली हुई है कि जो पैरा 3 है उसमें क्या बोला हुआ है कि प्रिंसिपल से एजेंट, एजेंट से प्रिंसिपल, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस में है, तो क्या मान लिया जाएगा, आपका सप्लाई मान लिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या देखना है, आपको देखना है बेसिकली जो एजेंट है वो किसका इनवॉइस इश्यू कर रहा है, खुद का कर रहा है तो वो आएगा, खुद का नहीं कर रहा, प्रिंसिपल का इनवॉइस इश्यू कर रहा है तो नहीं आएगा। फिर पहला पॉइंट ये था, सेकंड में डेल क्रेडिट एजेंट है, तो ये दो आपके कंसेप्ट पैरा में कवर हो गए, तो आप ये रीड कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। उसके बाद लास्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस है जो हम लोग ने पढ़ लिया था, वापस एक बार फटाफट बात कर देंगे और अपना पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
मतलब शेड्यूल 1 हो जाएगा, फिर शेड्यूल 3 और फिर शेड्यूल 2 और फिर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी के ऊपर आगे आपका जीएसटी का बेस बनता है, तो फटाफट हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी एकदम अपना सब काम वाम सब हो गया, अभी अपने को सब पढ़ाना है। ये इतना रीड कर दो एक बार फटाफट पॉज करके, तो क्या होगा आपका एक एक रीडिंग तो अभी हो जाएगा साथ साथ में। लास्ट जो है वो है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। एक बार ये थर्ड पॉइंट रीड कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस जो हम लोग ने लास्ट टाइम देख लिया था, फिर भी एक बार देख लेंगे। रेड, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस है वो दो जगह पे अट्रैक्ट होता है, एक 7(1)(b) में भी होता है, एक 7(1)(c) में भी होता है। 7(1)(b) जो है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि अगर आप कोई इंपोर्ट करते हो सर्विस का, आपका कंसिडरेशन है पर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस है वो आपका कंसिडरेशन नहीं है। अगर आपका कंसिडरेशन नहीं है तो उसके बारे में बात करता है, और आपने किससे लिया है, यहाँ पे जरूरी है आपने रिलेटेड पर्सन से लिया है। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन का मतलब हम लोग ने देखा था, आउटसाइड इंडिया में है तो तभी वो इम्पोर्ट कर पाएंगे हम लोग, अगर इंडिया में है तो इम्पोर्ट कैसा होगा, फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट, या तो रिलेटेड पर्सन से या उसके एस्टेब्लिशमेंट से, जैसे उसकी कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है। विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं है, ऑब्वियसली बात है, शेड्यूल 1 में कहीं पे भी कंसिडरेशन था ही नहीं। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन रहेगा तो सर्विसेज, अगर कंसिडरेशन है तो हमेशा सप्लाई माना ही जाएगा, भले ही बिजनेस के लिए है या नहीं है, ये आप लोगों ने 7(1)(b) में पढ़ा। अगर विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो सबसे पहले देखो कि सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर पर्सन है क्या, मतलब रिलेटेड पर्सन से नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर रिलेटेड पर्सन से है तो ये देखो कि बिजनेस के लिए है या नहीं है, वो वाला पार्ट देखना है। तो अगर है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो शेड्यूल 1 में आएगा, अगर नहीं है तो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। अगर ये आपको चार्ट समझ गया तो आपको पूरा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के जो भी डिटेल है वो सब समझ गई है जीएसटी में। फिर एग्जांपल्स दिए थे जो हम लोग ने पढ़ लिया था। अभी इसके बाद लास्ट में हम लोग आते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ सेल एंड सेल्स प्रमोशन स्कीम। सेल्स प्रमोशन स्कीम में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फ्री सैंपल देते हैं, या फिर हम लोग ए बाय वन गेट वन फ्री डीमार्ट वगैरह में रहता है ना, तो वो केस में जीएसटी का क्या लायबिलिटी रहेगा। तो यहाँ पे एकदम इजी टर्म में मैंने लिख के दे दिया है, आपको आराम से समझ जाएगा। एज वी डिस्कस इन 7(1)(a), 7(1)(a) क्या था, चार चीजें थी। 7(1)(a) में चार चीजें थी। पहला क्या होना चाहिए, बेस्ट एलडीआर होना चाहिए। फिर दूसरा क्या, मेड एग्री टू बी मेड, थर्ड कंसिडरेशन। चौथा क्या था आपका, बिजनेस। As we already discussed in 7(1)(a), the goods or services which are supplied free of cost shall not be treated as supply। जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हो, मतलब कंसिडरेशन जिसमें नहीं है, वो आपका सप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट शेड्यूल 1 जो अभी हम लोग ने पढ़ा। इन व्यू ऑफ द सेम फ्यू सेल्स प्रमोशन स्कीम कैन बी एग्जामिन। तो उसके अंडर कुछ सेल्स प्रमोशन स्कीम है वो एग्जामिन हो सकती है। जैसे अगर आप कोई फ्री सैंपल या फ्री गिफ्ट दे रहे हो, जैसे बहुत सारे वो आपको ना स्टॉल लगा के बैठते हैं ना रोड पे, फ्री सैंपल देते हैं कि भाई ट्राई करो एक बार, तो ये जो है फ्री सैंपल या जो फ्री गिफ्ट दिया जाता है, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट कोई शेड्यूल 1 में आ रहा है। तो सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। अगर बाय वन गेट वन वाला स्कीम है कि एक के ऊपर वो छेड़ा के चिप्स वगैरह फ्री मिलते हैं ना, एक के ऊपर एक, तो इट्स नॉट
treated as individual supply, rather single price is charged for entire supply। मतलब ये जो है एक के ऊपर एक फ्री है, ये एक सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये दो लोगों पे एक ही प्राइस चार्ज हुआ है ऐसा माना जाएगा। एंड टैक्सेबिलिटी शैल बी डिपेंड ऑन वेदर सप्लाई इज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई क्या होगा, ये हम लोग यही चैप्टर का लास्ट पार्ट है वो देखेंगे। तो कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है ये माना जाएगा, और इसके ऊपर वो कंप्लीट जो पार्ट होगा उसके ऊपर ट्रीट होगा और रेट ऑफ टैक्स उस हिसाब से निकलेगा। कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई क्या होगा अभी हम लोग ये लेक्चर या इसके अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना सा था शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में हम लोग ने क्या देखा, एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ तो आपको चार्ट एक बार बता देता हूँ तो आपको पूरी चीजें रिवाइज हो जाएगी। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप ध्यान से सुनो बस। ये अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा वो चार्ट है। सेक्शन 1 सप्लाई की बात करता है, या तो सप्लाई होगा या नहीं सप्लाई होगा। नो सप्लाई मतलब क्या, नेगेटिव रिस्क, जो अभी हम लोग इसी के बाद ये वीडियो के बाद एक और वीडियो मिलेगा उसमें सीखेंगे। तो उसमें 8 पॉइंट दिए हुए हैं, एक लेम बीसी करके मैंने एक ऐसा बनाया हुआ है मैवनिक, उसमें आपका आ जाएगा फिट। तो वो जो है उसके अंदर आपका सप्लाई माना ही नहीं जाएगा, क्या माना ही नहीं जाएगा कि वो सप्लाई, ठीक है। तो शेड्यूल 3 वो हो जाएगा। सप्लाई कब माना जाएगा, अगर सप्लाई कंसीडरेशन के लिए है या विदाउट कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन मतलब 7(1) से शेड्यूल 1 4 पॉइंट RIP, ठीक है। और 7(1) में क्या, बेस्ट एलडीआर 4 पॉइंट, और 7(1) में क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन विद फॉर बिजनेस और नॉट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने किया। अभी देखो सेक्शन 9 से यहाँ पे ये चार्ट ऐसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती जाएगी, और एक ही चार्ट में आपका पूरा जीएसटी आ जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे एक शेड्यूल 1 का आपको मैं वीडियो भेज देता हूँ। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 अपना कंप्लीट हो गया। 4 पॉइंट RIPP, सबसे पहले परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। दो कंडीशन होनी चाहिए, आपका जो बिजनेस एसेट है वो परमानेंटली ट्रांसफर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है उसके ऊपर आपने आईटीसी लिया रहना चाहिए। सेकंड, रिलेटेड पर्सन वाला। रिलेटेड पर्सन में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। सबसे पहला रिलेटेड पर्सन पढ़ा था, दूसरा डीम डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 का मतलब पढ़ा था। थर्ड पॉइंट क्या था उसमें हम लोग ने, एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है कि थर्ड पॉइंट में, हाँ, हम लोग ने स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर, इसमें क्या मतलब था, सबसे इंपॉर्टेंट था कि जीएसटी नंबर अगर अलग अलग है, भले ही सेम पर्सन की दो ब्रांच है तो भी जीएसटी लगेगा, बट नंबर अलग अलग होना चाहिए। एक ही नंबर के अंदर है तो जीएसटी नहीं लगेगा। और चौथा, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय 50,000 रुपए वाला गिफ्ट वाला याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, इसमें हो गया थर्ड पॉइंट। क्या हम लोग पैरा 3 क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल से एजेंट, एजेंट से प्रिंसिपल, गुड्स जा रहे हैं। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था पता है, एजेंट जो है वो इनवॉइस किसके नाम पे इश्यू कर रहा है। अगर खुद के नाम पे इश्यू कर रहा है तो पैरा 3 में आ जाएगा, अगर प्रिंसिपल के नाम पे कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा, वो नहीं आएगा। फिर डेल क्रेडिट कमीशन में हम लोग ने डेल क्रेडिट कमीशन एजेंट जो है उसके बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी, तो उसमें 3 क्लैरिफिकेशन थे। एजेंट शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 1 में आएगा कि नहीं आएगा, सेम क्राइटेरिया जो ऊपर देखा था इनवॉइस वाला। सेकंड, अगर वो खुद एजेंट जो है वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है तो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा कस्टमर से, वो सप्लायर के वैल्यू में ऐड होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और अगर वो शेड्यूल 1 में कवर है तो होगा, ठीक है। फिर चौथा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। एक ये चार्ट है, ये चार्ट आपको समझ गया तो आपको पूरा इंपोर्ट वाला ट्रांजेक्शन समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 का पूरा पार्ट होता है। अभी इसके बाद में शेड्यूल 3, शेड्यूल 2 और कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। भाई फास्ट होगा जीएसटी, डोंट वरी, अभी पूरा लग चुके हैं, फटाफट हो जाएगा।